नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखिए, हम JKPSC 10+2 एग्जाम के पॉलिटिकल साइंस पेपर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और इस सीरीज में हम टोटल 1000 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हम 600 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आप पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम आगे की क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं और अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाना चाहते हैं तो आप हमारे JKPSC 10+2 लेक्चरशिप कोर्स को बाय कर सकते हैं। इससे आपके प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। कोर्सेज के लिए आप हमारे ऐप और वेबसाइट पढ़ो तो ऐसे विजिट कर सकते हैं, और अगर आप अभी ये कोर्स को बाय करते हैं और अर्ली 25 कूपन कोड को यूज करते हैं तो आपको 25% ऑफ मिलेगा। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो के PDF भी हम आपको हमारे ऐप पढ़ो तो ऐसे पर मिल जाएंगे, तो ज़रूर पढ़ो तो ऐसे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और फ्री PDF सेक्शन से इस वीडियो के PDF को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not considered a primary source of international law under Article 38 clause 1 of the Statute of the International Court of Justice। तो इनमें से कौन सा जो है सोर्स प्राइमरी सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ नहीं माना जाता है, मतलब प्राइमरी सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ नहीं है, इंटरनेशनल लॉ के प्राइमरी सोर्स नहीं है अंडर आर्टिकल 38(1) क्लोज 1। इंटरनेशनल ट्रीटीज, कस्टम्स, जुडिशियल डिसीजंस, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। जुडिशियल डिसीजंस जो है, जुडिशियल डिसीजंस वो इंटरनेशनल लॉ के प्राइमरी सोर्स नहीं है अंडर आर्टिकल 38 क्लोज 1। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द थर्ड वर्ल्ड अप्रोच टू इंटरनेशनल लॉ, TWAIL, थर्ड वर्ल्ड अप्रोच टू इंटरनेशनल लॉ, मतलब इंटरनेशनल लॉ के जो थर्ड वर्ल्ड अप्रोच है वो प्राइमरी क्रिटिसाइज करता है किसको? ग्लोबल वार्मिंग ट्रीटीज को क्रिटिसाइज करता है, या फिर द रोल ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेशंस इन वॉर, या फिर द यूरोसेंट्रिक नेचर ऑफ ट्रेडिशनल इंटरनेशनल लॉ, या फिर लीगल स्टेटस ऑफ आउटर स्पेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। जो ट्रेडिशनल जो इंटरनेशनल लॉ था, है ना, वो जो यूरोसेंट्रिक उसका जो नेचर था ट्रेडिशनल इंटरनेशनल लॉ के, उस ट्रेडिशनल इंटरनेशनल लॉ के जो यूरोसेंट्रिक नेचर था उसको क्रिटिसाइज करता है ना, द थर्ड वर्ल्ड अप्रोच टू इंटरनेशनल लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ग्राउंड फॉर ग्रांटिंग पॉलिटिकल असाइलम। तो पॉलिटिकल असाइलम जो हम देते हैं, है ना, रिफ्यूजीज को, तो पॉलिटिकल असाइलम जब देते हैं उसके वैलिड ग्राउंड नहीं है इनमें से कौन सा? फियर ऑफ परसिक्यूशन बेस्ड ऑन रेस, तो रेस के बेस पर जो परसिक्यूशन होता है उसके वजह से हम पॉलिटिकल असाइलम देते हैं, बिल्कुल देते हैं। फियर ऑफ परसिक्यूशन बेस्ड ऑन पॉलिटिकल ओपिनियन, हाँ, इसके वजह से भी हम पॉलिटिकल असाइलम देते हैं। पर इकोनॉमिक हार्डशिप्स जो होता है, फियर ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप्स, उसके वजह से पॉलिटिकल असाइलम नहीं दिया जाता है। और फियर ऑफ परसिक्यूशन बेस्ड ऑन रिलीजन, तो रिलीजन के बेस पर जो परसिक्यूशन होता है उसके ऊपर भी हम पॉलिटिकल असाइलम देते हैं। तो इससे तो ये तीन चीजें याद रखना, रेस के बेस पर, पॉलिटिकल ओपिनियन, रिलीजन के बेस पर जो प्रोसिक्यूशन होता है ना, तो उसके लिए हम पॉलिटिकल असाइलम देते हैं। बट जो इकोनॉमिक हार्डशिप है, इकोनॉमिक हार्डशिप के वजह से हम पॉलिटिकल असाइलम नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन द लॉ ऑफ द सी, UNCLOS, प्रोवाइड्स ए कंट्री सॉवरेनिटी ओवर। तो देखिए, फर्स्ट तो इससे ये याद रखना कि UNCLOS की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, ठीक है। तो ये जो कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन प्रोवाइड करता है ए कंट्री सॉवरेनिटी, तो कंट्री के सॉवरेनिटी प्रोवाइड करता है ऑल ओशंस के ऊपर, सभी जो ओशंस के ऊपर सॉवरेनिटी प्रोवाइड करता है क्या? नहीं हो सकता ये। 12 न्यूटिकल माइल्स ऑफ टेरिटोरियल सी, या फिर 100 न्यूटिकल माइल्स ऑफ सी, या फिर द एंटायर कॉन्टिनेंटल शेल्फ, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो 12 माइल है टेरिटोरियल सी 12 न्यूटिकल माइल्स,
तो ये प्रोवाइड करता है UNCLOS, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ओके, टेरिटोरियल जो एरिया है 12 माइल तक उसको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एक्विजिशन ऑफ टेरिटोरी बाय ऑक्यूपेशन। तो जब हम टेरिटोरी को एक्विजिशन करते हैं ऑक्यूपेशन के माध्यम से अंडर इंटरनेशनल लॉ, तो उसका मतलब क्या है। ए स्टेट परचेसेस लैंड फ्रॉम अदर स्टेट अनदर स्टेट्स, किसी दूसरे स्टेट के लैंड को परचेस करना क्या एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी बाय ऑक्यूपेशन होता है। या फिर ए स्टेट डिस्कवर्स एंड परमानेंटली ऑक्यूपाइज टेरा न्यूलियस। ठीक है, तो टेरा न्यूलियस मतलब क्या है, टेरा न्यूलियस का मतलब होता है कोई भी टेरिटरी जिसके ऊपर किसी भी स्टेट का कोई मतलब ऑथोराइजेशन नहीं है, वो एकदम फ्री लैंड है, उसको टेरा न्यूलियस कहा जाता है। कि जो तो स्टेट डिस्कवर्स जब कोई इसी तरह के कोई टेरिटरी को डिस्कवर करता है ना, परमानेंटली ऑक्यूपाइज करता है, इसी तरह के अगर कोई टेरिटरी है जिसके ऊपर किसी दूसरे स्टेट की ऑथोरिटी नहीं है, ऑथराइजेशन नहीं है, तो उसको हम कहते हैं एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी बाय ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन ग्रांटेड टू डिप्लोमेट्स इज बेस्ड ऑन व्हिच ट्रीटी। तो जो डिप्लोमेट्स होते हैं, डिप्लोमेट्स को सिविल एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन की जो इम्यूनिटी दिया जाता है, तो कौन से ट्रीटी के माध्यम से दिया जाता है। जेनेवा कन्वेंशन से, मॉन्टेविडो कन्वेंशन से, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन से, या फिर यूएन चार्टर से। तो इसका एक करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायलैटरल और मल्टीलैटरल रिटन एग्रीमेंट अंडर इंटरनेशनल लॉ। तो इनमें से कौन सा जो है बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल। ठीक है, तो रिजोल्यूशन, ट्रीटी, कस्टम या डिक्लेरेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ट्रीटी। ट्रीटी जो है वो बायलैटरल और मल्टीलैटरल रिटन एग्रीमेंट होता है इंटरनेशनल लॉ में। ठीक है, ट्रीटी। तो ये ट्रीटी इज अ फॉर्मल बाइंडिंग रिटन एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस गवर्न्ड बाय इंटरनेशनल लॉ। इट कैन बी बायलैटरल और मल्टीलैटरल। तो ट्रीटी जो होता है वो बायलैटरल भी हो सकता है और मल्टीलैटरल भी हो सकता है। पॉलिटिकल एसाइलम इज टाइपिकली ग्रांटेड, कब दिया जाता है पॉलिटिकल एसाइलम। ए पर्सन इज इवेडिंग टैक्सेशन, जब टैक्स को इवेड करता है उस समय क्या देते हैं पॉलिटिकल एसाइलम। नहीं, ये तो नहीं होगा। ए पर्सन इज वार डिजर्टर, ये भी नहीं है। ए पर्सन फियर्स पॉलिटिकल परसिक्यूशन इन देयर होम कंट्री। हाँ, जब कोई उसके जो होम कंट्री है जहाँ से वो बिलोंग करते हैं वहाँ पर उसको मतलब कि पॉलिटिकल परसिक्यूशन के फियर होते हैं, डर आता है जब वो, तब हम पॉलिटिकल एसाइलम किसी को भी देते हैं जब होम कंट्री से उसको फियर ऑफ परसिक्यूशन होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू UNCLOS which area beyond national jurisdiction is considered the common heritage of mankind। तो UNCLOS थोड़ी देर पहले पढ़ा, तो ये जो मेरिटाइन सी है, मेडिटेरेनियन सी मतलब जो सी के लेवल का जो कन्वेंशन है उसके बारे में दिया हुआ है। तो कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड कहा जाता है किसको, टेरिटोरियल वाटर्स को, या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को EEZ को, या फिर हाई सी एंड डीप सी बेड को, जिसको हम द एरिया कहते हैं, या फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो एरिया जिसको हम कहते हैं मतलब हाई सीज एंड द डीप सी बेड, तो इसको कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड कहा जाता है। कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड क्या है, हाई सीज एरियाज एंड द डीप सी बेड, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम ब्रेथ ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एज पर UNCLOS। तो ये जो कन्वेंशन है इसके तहत तो मैक्सिमम ब्रेथ कितना है EEZ का, मतलब
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का 12 माइल्स, 12 नाउटिकल माइल्स, 2400 या फिर 200। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 200 नाउटिकल माइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पेस लॉ ट्रीटीज। तो स्पेस लॉ ट्रीटीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है कौन सा जो बॉडी है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या फिर यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑन द पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस, है ना, UNCOPUOS, यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑन पीसफुल और ऑन द पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस। तो सी इज द करेक्ट आंसर है, आउटर स्पेस से पता चल जाएगा, इसको याद रखना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नहीं होगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर, आउटर स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which international agreement prohibits the placement of nuclear weapons in outer space? तो जो न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स को हम आउटर स्पेस में प्लेस नहीं कर सकते हैं। तो कौन से कॉन्वेंशन से, जेनेवा कॉन्वेंशन, मून ट्रीटी, आउटर स्पेस ट्रीटी या फिर UNCLOS। तो ये तो नहीं होगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर, आउटर स्पेस ट्रीटी से 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which of the following is not a characteristic of customary international law? तो customary international law के characteristic नहीं है। तो uniform state practice, opinion juries, codified legislation by the UN United Nations या फिर passage of time। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। जो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ होता है वो कोडिफाइड नहीं होता है ना, कोडिफाइड लेजिस्लेशन नहीं होता है यूनाइटेड नेशन से, मतलब वो कोडिफाइड नहीं है, तो कस्टम से आता है ना, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, तो इसलिए वो नहीं होगा, वो प्रैक्टिस से आएगा, है ना, ओपिनियो जो आएगा, पैसेज ऑफ टाइम, पासेस ऑफ टाइम से आएगा, मतलब जब टाइम पासेस होते जाते हैं उसके टाइम धीरे धीरे इवॉल्व होते हैं जो कस्टम्स, उससे कस्टमरी लॉ आते हैं, ना कि कोडिफाइड होता है जो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ होता है। सी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु कैन ब्रिंग केसेस बिफोर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ICJ के पास आते हैं, कौन आ सकता है केस को लेके, ओनली इंडिविजुअल्स, ओनली NGOs या फिर ओनली सॉवरेन स्टेट्स या फिर एनी प्राइवेट लीगल पर्सन। तो नहीं, सी इज द करेक्ट आंसर, ओनली सॉवरेन स्टेट्स जो है, सॉवरेन स्टेट्स ही ला सकते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल मतलब कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास केसेस को। ठीक है, पर कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, NGOs को भी परमिशन होता है। तो इस PDF में दिया हुआ है, आप PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा एंड पढ़ लीजिएगा, वो एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत ही डिटेल में। द प्रिंसिपल पैक्टा सांट सर्वंदा मीन्स। तो पैक्टा सांट सर्वंदा इसका मतलब क्या है, ऑल ट्रीटीज आर ऑप्शनल या फिर ट्रीटीज आर बाइंडिंग एंड मस्ट बी परफॉर्म्ड इन गुड फेथ या फिर ट्रीटीज एक्सपायर्स आफ्टर 10 years या फिर स्टेट्स में विथड्रॉ फ्रॉम ट्रीटीज एट विल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रीटीज आर बाइंडिंग एंड मस्ट बी परफॉर्म्ड इन गुड फेथ। ये जो चीज है इसको ही कहा जाता है पैक्टा सांट सर्वंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा देख लेना। द राइट टू नेशनलिटी इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स। तो राइट टू नेशनलिटी को रिकॉग्नाइज किया गया है कौन से इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट पे, UN चार्टर्स पे या फिर इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स पे, वियना कन्वेंशन पे या फिर UNCLOS। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स पर जो द राइट टू नेशनलिटी है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है ICCPR, इसको याद रखना, ICCPR इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी क्रिएटेड अंडर UNCLOS इज हेडक्वार्टर्ड इन। तो जो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है उसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा, हम्बर्ग, न्यूयॉर्क या फिर किंगस्टन जमाइका। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किंगस्टन जमाइका में है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेशनलिटी इन इंटरनेशनल लॉ प्राइमरीली डिटरमाइंस। तो नेशनलिटी का मतलब क्या है? स्टेट्स जीडीपी, ये तो नहीं होगा। सिटीजनशिप एलिजिबिलिटी फॉर इलेक्शंस, ये भी नहीं होगा। ए पर्सन्स लीगल बॉन्ड विथ अ स्टेट, हाँ, एक व्यक्ति का जो लीगल बॉन्ड होता है किसी भी स्टेट के स्टेट से, वही होता है नेशनलिटी, है ना। तो नेशनलिटी इन इंटरनेशनल लॉ प्राइमरीली डिटरमाइंस ए पर्सन्स लीगल बॉन्ड विथ अ स्टेट। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टर्म फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस, फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस इन मैरीटाइम लॉ रेफर्स टू। तो मैरीटाइम लॉ में फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस का मतलब क्या है? पायरेसी, या फिर रजिस्टरिंग शिप्स अंडर ए फॉरेन फ्लैग फॉर लीगल एडवांटेजेस, या फिर नेवल वॉरफेयर प्रोटोकॉल, या फिर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मैरीटाइम शिप्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रजिस्टरिंग शिप्स अंडर ए फॉरेन फ्लैग फॉर लीगल एडवांटेजेस। ये जो होता है कि हम शिप्स को रजिस्टर करते हैं फॉरेन फ्लैग के अंदर ताकि हमें एडवांटेज मिल सके, लीगल एडवांटेजेस, तो उसको हम कहते हैं फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Which is a universally accepted prohibited act under customary international law? तो which is a universally accepted prohibited act, prohibit किया गया है under कौन से एक्ट को, कौन से जो काम को, ना, अंडर कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के अंदर? एक्सट्रेडिशन, यूज ऑफ फोर्स, टॉर्चर एंड माइग्रेशन। तो टॉर्चर जो होता है, टॉर्चर को हम प्रोहाइबिट करते हैं, तो टॉर्चर को प्रोहाइबिट किया गया है अंडर कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ यूटी पोसिडेटिस जुरिस इज अप्लाइड टू। तो यूटी, तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा देखना है। द प्रिंसिपल ऑफ यूटी पोसिडेटिस जुरिस, तो इसका ये कहाँ पर अप्लाई होता है? मैरीटाइम बाउंड्रीज पर, एक्सट्राडिशन लॉ पर, नेशनलिटी राइट्स पर, या फिर पोस्ट कॉलोनियल टेरिटोरियल बाउंड्रीज पर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो यूटी पोसिडेटिस है, ये पोस्ट कॉलोनियल टेरिटोरियल बाउंड्रीज पर अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंडर इंटरनेशनल लॉ द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन प्रोहाइबिट्स। तो प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन, है ना, तो किसको प्रोहाइबिट करता है, रोकता है? इकोनॉमिक कोऑपरेशन विथ अदर स्टेट्स, इसको, या फिर प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन एड को, या फिर यूज ऑफ फोर्स और कोर्शन इन इंटरनल मैटर्स ऑफ अनदर स्टेट, या फिर वोटिंग इन द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो हम फोर्स को यूज करते हैं या फिर कोर्शन करते हैं किसी दूसरे स्टेट्स के इंटरनल मैटर पर, है ना, वो नहीं किया जाएगा। यूज ऑफ फोर्स और कोर्शन इन इंटरनल मैटर्स ऑफ अनदर स्टेट्स, इसको रोकना होगा, है ना, ये नहीं किया जाएगा। अंडर इंटरनेशनल लॉ द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन, है ना, नॉन इंटरवेंशन प्रोहाइबिट्स करता है किसी दूसरे स्टेट के जो इंटरनल मैटर है उस पर हस्तक्षेप करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following treaties is concerned with the protection of cultural property during armed conflict? तो जब आर्म कॉन्फ्लिक्ट होता है उस टाइम पर जो कल्चरल प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करने की बात होता है। जेनेवा कन्वेंशन, हैग कन्वेंशन ऑफ 1954, वियना कन्वेंशन, या फिर एनपीटी ट्रीटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हैग कन्वेंशन 1954। इसको याद रखना, कल्चरल प्रॉपर्टी को मतलब सेव करने की बात करता है, कल्चरल प्रॉपर्टी को कोई हानि ना पहुंचे ना। द हैग कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी इन द इवेंट ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट was the first international treaty to focus on cultural heritage in war zone. Next question को देखते हैं। Which article of the United Nations Charter gives the Security Council the authority to take action in case of threat to peace? जब शांति भंग होगा ना, threats to peace आएगा, तब क्या होगा? जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो
कुछ एक्शन लेंगे, है ना, कुछ एक्शन लेंगे, तो कौन से आर्टिकल के हिसाब से? आर्टिकल 51, 33, 2 क्लॉज 4 या फिर 39? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 39। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the following courts deals specifically with war crimes and crimes against humanity? तो war crime and crimes against humanity के ऊपर ही डील करता है। इनमें से कौन सा कोर्ट? ICJ या फिर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट या फिर ITLOS? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो होता है वो डील करता है स्पेसिफिकली विथ वार क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के ऊपर। तो इसके साथ ही क्वेश्चंस खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। एंड पढ़ो तो ऐसे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। एंड ये जो वीडियो है, इस वीडियो के PDF भी फ्री PDF सेक्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा बिल्कुल फ्री में।